हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं पर संस्मरण का उद्भव और विकास देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों, आप हिंदी गद्य विधाओं पर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं या हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं या हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियोस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप हमें देते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, अंत तक वीडियो देखते रहें। सबसे पहले देखते हैं संस्मरण किसे कहते हैं। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। व्यापक रूप से संस्मरण आत्मचरित के अंतर्गत लिया जा सकता है, किंतु संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। काफ़ी अंतर है आत्मचरित और संस्मरण के बीच में। आत्मचरित के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करना होता है। इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है। संस्मरण में लेखक का दृष्टिकोण भिन्न रहता है। किससे भिन्न रहता है? आत्मचरित से। संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। तो यहाँ साफ है कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख को कहते हैं। संस्मरणात्मक निबंध भी एक प्रकार का साहित्यिक निबंध होता है। तो यहाँ हमने संस्मरण के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं संस्मरण के साहित्य के, मतलब संस्मरण का जो इतिहास है साहित्यिक, वह क्या है। संस्मरणों को साहित्यिक रूप में लिखे जाने का जो संस्मरण है, संस्मरणों को साहित्यिक रूप में लिखे जाने का प्रचलन कब से हुआ? आधुनिक काल से। आधुनिक काल में पाश्चात्य प्रभाव के कारण हुआ, किंतु हिंदी साहित्य में संस्मरणात्मक आलेखों की गद्य विधा का पर्याप्त विकास हुआ है। संस्मरण लेखक के क्षेत्र में जो संस्मरण होते हैं वह लेखक के क्षेत्र में हमें अत्यंत प्रौढ़ तथा श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी साहित्य में उपलब्ध होती हैं। हिंदी में संस्मरण का जो इतिहास है वह देखते हैं। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण है उसमें लेखकों में फक्र सिंह शर्मा है। इनके अतिरिक्त बनारसी दास चतुर्वेदी जी, महादेवी वर्मा तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि हैं। चतुर्वेदी जी ने संस्मरण तथा हमारे अपराध शीर्षक कृतियों में अपने विविध संस्मरण आकर्षण शैली में लिखे हैं। हिंदी के अनेक अन्य लेखकों तथा लेखिकाओं ने भी बहुत अच्छे संस्मरण लिखे हैं। उनमें से कुछ साहित्यकारों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। श्रीमती महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं तथा अतीत के चलचित्र संस्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कृति माटी की मूर्तें में जीवन में अनायास मिलने वाले सामान्य व्यक्तियों का सजीव एवं संवेदनात्मक कोमल चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों का संग्रह करने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की थी। इन स्थानों के संस्मरणों को भावात्मक शैली में उन्होंने लिखा है। क्या गोरी क्या सांवली तथा रेखाएं बोल उठी सत्यार्थी के संस्मरणों के अपने ढंग के संग्रह हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन ने अपने यात्रा जीवन की विविध घटनाओं तथा परिस्थितियों के संदर्भ में जो अनेक पात्र मिले उनके संबंध में अपने संस्मरणात्मक आलेखों को 2 संकलनों जो ना भूल सका तथा
जो लिखना पड़ा में संग्रहित किया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे में अपने कतिपय अच्छे और आकर्षक संस्मरण संकलित किए। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जा सकता है। गुलाब राय की कृति मेरी असफलताएं को संस्मरणात्मक निबंध की कोटि में रखा जा सकता है। मेरी असफलताएं संस्मरणात्मक निबंध की कोटि में रखा जा सकता है। हिंदी के अन्य अनेक लेखकों ने भी अच्छे संस्मरण लिखे हैं, जिनमें प्रमुख हैं राजा राधिकार्णमन सिंह की सावनी समा और सूरदास, रामधारी सिंह दिनकर की लोकदेव नेहरू व संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की संस्मरणों के सुमन आदि हैं। संस्मरण और आत्मचरित में मूलतः जो अंतर है वह देखते हैं क्या है। व्यापक रूप से संस्मरण आत्मचरित के अंतर्गत लिया जा सकता है, किंतु संस्मरण और आत्मचरित के दृष्टिकोण में मौलिक अंतर है। जैसे आत्मचरित के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन कथा का वर्णन करना होता है। आत्मचरित है उसके लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवन का वर्णन करना होता है। इसमें कथा का प्रमुख पात्र स्वयं लेखक होता है। संस्मरण लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है। संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। लेखक की स्वयं की अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएं संस्मरण में अंतर्निहित रहती हैं। इस दृष्टि से संस्मरण का लेखक निबंधकार के अधिक निकट होता है। वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन करता है। इतिहासकार के समान वह केवल यथातथ्य विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। संस्मरण की कुछ श्रेष्ठ कृतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण लेखकों में बनारसी दास चतुर्वेदी जी, महादेवी वर्मा तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण तथा हमारे अपराध शीर्षक कृतियों में अपने विविध संस्मरण आकर्षक शैली में लिखे हैं। हिंदी के अनेक अन्य लेखकों तथा लेखिकाओं ने भी बहुत अच्छे संस्मरण लिखे हैं। उनमें से कुछ साहित्यकारों का उल्लेख करना प्रासंगिक हो गया। श्रीमती महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं, श्रीमती महादेवी वर्मा जी की स्मृति की रेखाएं तथा अतीत के चलचित्र संस्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की कृति माटी की मूर्तें में जीवन में अनायास मिलने वाले सामान्य व्यक्तियों का सजीव एवं संवेदनात्मक कोमल चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे में अपने कतिपय अच्छे और आकर्षक संस्मरण संकलित किए। गुलाब राय जी की कृति मेरी असफलताएं को संस्मरणात्मक निबंध की कोटि में रखा जा सकता है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा तथा रामवृक्ष बेनीपुरी इसके प्रमुख कवि हैं, प्रमुख लेखक हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ आरंभिक युग के संस्मरणों की। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 में लिखे संस्मरण को बाद में इस काल की एकमात्र संस्मरण पुस्तक हरिऔध पर केंद्रित गुप्त जी द्वारा लिखित हरिऔध के संस्मरण के नाम से प्रकाशित हुई। इसमें हरिऔध को वर्ण विषय बनाकर 15 संस्मरणों की रचना की गई है। फिर बात करते हैं हम द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग के संस्मरणों की बात करेंगे। यहाँ हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने, हिंदी की जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें गद्य विधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।
पत्र पत्रिकाओं ने गद्य विधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। सरस्वती में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई संस्मरण लिखे। उन्होंने अपने साथी लेखकों को नई गद्य विधाओं के लिए प्रेरित भी किया। इस समय के प्रमुख संस्मरण लेखकों में द्विवेदी जी, जो द्विवेदी युग के संस्मरण थे उसमें प्रमुख लेखकों में द्विवेदी जी के अतिरिक्त रामकुमार खेमका, काशी प्रसाद जायसवाल और श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास ने लाला भगवान दीन पर रोचक संस्मरण लिखे। अपने समकालीन साहित्यकारों पर उस समय से आरंभ हुई परंपरा आज तक लगातार चल रही है। फिर बात करते हैं हम छायावादोत्तर युग की। छायावादोत्तर युग के प्रमुख संस्मरणों में देखेंगे कौन से लेखक और कौन से संस्मरण हैं। रेखा चित्र की तरह ही संस्मरण को गद्य की विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो रेखा चित्र है, जिस प्रकार रेखा चित्र गद्य विधाओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार संस्मरण को भी स्थापित करने की दिशा में भी पद्म सिंह शर्मा 1876 से 1932 का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनके संस्मरण प्रबंध मंजरी और पद्य पराग में संकलित हैं। महाकवि अकबर, सत्यनारायण कविरत्न और भीमसेन शर्मा आदि पर लिखे हुए इनके संस्मरणों ने इस विधा को स्थिरता प्रदान करने में मदद की। विनोद की एक हल्की रेखा इनकी पूरी रचनाओं के भीतर देखी जा सकती है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणों में अपने जीवन में आए अनमोल पलों को अपने पथ के साथी में संकलित किया है। निराला के बिल्लेसुर बकरीहा, निराला जी के बिल्लेसुर बकरीहा और कुल्ली भाट में संस्मरण और रेखा चित्र का अनुपम संयोग हुआ है। इन्हें किसी एक विधा के अंतर्गत रखना संभव नहीं है। किसे? बिल्लेसुर बकरीहा और कुल्ली भाट को संस्मरण और रेखा चित्र दोनों में जगह दी गई है। इन्हें किसी एक विधा के अंतर्गत रखना संभव नहीं है, लेकिन अपनी सजीवता और व्यंग्य के कारण इन्हें अप्रतिम कहा जा सकता है। प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतियां नामक संग्रह में अपने संस्मरणों को लिपिबद्ध किया। इलाचंद जोशी कृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां और वृंदावनलाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण इस काल की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। अब बात करते हैं हम स्वतंत्र योत्तर युग की। स्वतंत्र योत्तर युग में जो संस्मरण थे, सन 1950 के आसपास का समय संस्मरण लेखक की दृष्टि से विशेष महत्व का है। कब का? 1950 के आसपास का समय। इस समय अनेक लेखक संस्मरणों की रचना कर रहे थे। बनारसी दास चतुर्वेदी को संस्मरण लेखन के क्षेत्र में विशेष सफलता मिली। पेशे से साहित्यिक पत्रकार होने के कारण इनके संस्मरणों के विषय बहुत व्यापक हैं। अपनी कृति संस्मरण में संकलित रचनाओं की शैली पर इनके मानवीय पक्ष की प्रबलता को साफ देखा जा सकता है। इनके संस्मरण रोचकता के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। किसके? बनारसी दास जी के। शैली वर्णात्मक है और भाषा अत्यंत सरल। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने अपनी कृतियों भूले हुए चेहरे तथा दीप जले शंख बजे के कारण इस समय के एक अन्य महत्वपूर्ण संस्मरण लेखक हैं। संस्मरण और रेखा चित्रों में कोई भी तात्विक भेद नहीं मानने वाले आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के बिंब नाम की कृति के माध्यम से इस विधा को समृद्ध किया। प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय और कमलेश्वर इस समय के अन्य प्रमुख संस्मरण लेखक रहे। अब बात करते हैं हम समकालीन युग की। समकालीन युग के जो संस्मरण हैं उसमें बात करते हैं समकालीन लेखक में आत्मकथात्मक विधाओं की भरमार है।
संस्मरण आज बहुतायत में लिखे जा रहे हैं। अपने अतीत को बयान करने की ललक हर आदमी के भीतर होती है और उसकी अभिव्यक्ति करना अन्य विधाओं की तुलना में काफ़ी आसान होता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह पर लिखित संस्मरण हक अदा ना हुआ ने इस विधा को नई ताजगी से भर दिया है और इससे प्रभावित होकर कई नए और पुराने लेखक इस ओर मुड़े हैं। इनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक नंगात लाई का गांव 2004 में प्रकाशित हुआ था को उन्होंने स्मृति आख्यान कहा। वर्तमान समय के संस्मरण लेखकों में काशीनाथ सिंह, कांति कुमार जैन, राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, अखिलेश का नाम काफ़ी प्रमुखता से ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा के प्रमुख संस्मरणों की। कौन कौन से संस्मरण हैं? अनुमोदन का अंत अतीत स्मृति जो कि 1905 में आया था, किसका संस्मरण है? उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर है सभा की सभ्यता 1907 में आई थी, यह किसका संस्मरण है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण है सभा की सभ्यता। फिर है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां 1921, किसका संस्मरण है? जवाब है इलाचंद जोशी जी का। अगला है क्रांति युग के संस्मरण जो कि 1937 में आया, किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है मनमनाथ गुप्त जी का है। अगला है बोलती प्रतिमा 1937, किसका संस्मरण है? जवाब है श्री राम शर्मा जी का बोलती प्रतिमा है। अगला है गोरकी के संस्मरण 1942 में आया, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है इलाचंद जोशी जी का संस्मरण है। अगला है 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है राम नरेश त्रिपाठी जी का संस्मरण है। अगला है वे दिन वे लोग 1946, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है शिव पूजन सहाय जी का संस्मरण है। अगला है स्मृति की रेखाएं 1947, किसका संस्मरण है? जवाब है महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। अगला है संस्मरण 1952, किसका संस्मरण है? जवाब है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का संस्मरण है। अगला है बचपन की स्मृतियां 1955, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है राहुल सांकृत्यायन जी का संस्मरण है। अगला है जिनका मैं कृतज्ञ और मेरे असहयोग के साथी 1956, किसका संस्मरण है? जवाब है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला है जंजीरें और दीवारें 1957, किसका संस्मरण है? जवाब है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण है। अगला संस्मरण है स्मृति कण 1959, किसका संस्मरण है? जवाब है सेठ गोविंद दास जी का संस्मरण है। अगला है चेहरे जाने पहचाने 1966, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है सेठ गोविंद दास जी का संस्मरण है। अगला है अतीत की परछाइयाँ 1962, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है अमृता प्रीतम का संस्मरण है। अगला है जाने अनजाने 1962, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है विष्णु प्रभाकर जी का संस्मरण है। फिर है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, किसका संस्मरण है? इसका जवाब है विष्णु प्रभाकर जी का संस्मरण है। अगला है नए पुराने झरोखे 1962,
किसका संस्मरण है? इसका जवाब है हरिवंश राय बच्चन जी का संस्मरण है। अगला है समय के पाँव 1962 किसका संस्मरण है? जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। अगला है 60 वर्ष एक रेखांकन 1963 किसका संस्मरण है? जवाब है सुमित्रानंदन पंत जी का संस्मरण है। अगला है जवाहर भाई। जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सह्रदता 1965 किसका संस्मरण है? जवाब है राय कृष्ण दास जी का संस्मरण है। अगला है लोकदेव नेहरू 1965 किसका संस्मरण है? जवाब है रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्मरण है। अगला है वे दिन वे लोग 1965 किसका संस्मरण है? जवाब है शिव पूजन सहाय जी का संस्मरण है। अगला है चेतना के बिंब 1967 किसका संस्मरण है? जवाब है डॉक्टर नगेंद्र जी का संस्मरण है। अगला है गांधी संस्मरण और विचार 1968 किसका संस्मरण है? जवाब है काका साहेब कालेरकर जी का। अगला है स्मारिका 1971 किसका संस्मरण है? जवाब है महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। अगला है जिनके साथ जिया 1973 किसका संस्मरण है? जवाब है अमृतलाल नागर जी का। अगला है हम हशमत 1977, हम हशमत 1998 भाग 2, हम हशमत भाग 3 2000 किसके संस्मरण है? जवाब है कृष्णा सोबती जी के संस्मरण है। अगला है अतीत के गर्त से 1979 किसका संस्मरण है? जवाब है भगवती चरण वर्मा जी का। अगला है पुनः 1979 किसका संस्मरण है? जवाब है सुलोचना रांगे राघव जी का। अगला है लीक अलीक 1980 किसका संस्मरण है? जवाब है भारत भूषण अग्रवाल जी का संस्मरण है। अगला प्रश्न है यादों की तीर्थ यात्रा 1981 किसका संस्मरण है? जवाब है विष्णु प्रभाकर जी का। अगला है जिनके साथ जिया 1981 किसका संस्मरण है? इसका जवाब है अमृतलाल नागर जी का। अगला है संस्मरणों के सुमन 1982 किसका संस्मरण है? इसका जवाब है राम कुमार वर्मा जी का। अगला है स्मृति लेखा 1982 किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है अज्ञे जी का है। अगला है मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर जी का है। अगला है युग पुरुष 1983 किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का है। अगला है बन तुलसी की गंध 1984 किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। अगला है दीवान खाना 1984 किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है पद्मा सचदेव का। अगला है मितुआ घर 1995 किसका संस्मरण है? इसका जवाब है पद्मा सचदेव जी का संस्मरण है। अगला है अमराई 2000 किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है पद्मा सचदेव जी का संस्मरण है। अगला है सृजन के सेतु 1990 किसका संस्मरण है? सृजन के सेतु इसका उत्तर है विष्णु प्रभाकर जी का है। अगला है सृजन के सहयात्री 1996 किसका संस्मरण है?
जवाब है रविंद्र कालिया जी का संस्मरण है, सृजन के सहयात्री। अगला है यादों के काफिले, जो कि 2000 में आया था, किसका संस्मरण है? जवाब है देवेंद्र सत्यार्थी जी का संस्मरण है, देवेंद्र सत्यार्थी, यादों के काफिले। अगला है एक नाव के यात्री, 2001 में आया, किसका संस्मरण है? इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद जी का, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का संस्मरण है। अगला है कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार, 2009 में आया, किसका संस्मरण है? जवाब है ममता कालिया जी का संस्मरण है। अगला है कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें कुछ बातें, 2009, किसका संस्मरण है? जवाब है अमरकांत जी का संस्मरण है। तो दोस्तों आज का सवाल है अपने अपने अज्ञे, जो कि 2 खंडों में है, 2012 में आया था, किसका संस्मरण है? ऑप्शन है ए ओम थानवी, बी मृदुला गर्ग, सी रविंद्र कालिया या फिर डी ममता कालिया। यदि आपको इसका उत्तर पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप हमें सजेशंस दे सकते हैं हम किस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।